अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल एस्पायरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पाक स्टडी का पेपर जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने हेल्ड किया था 3 जून 2023 को। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में पाकिस्तान अफेयर के एमसीक्यूज़ आते हैं। पाकिस्तान स्टडी, पाकिस्तान अफेयर एक ही चीज़ है, इसके एमसीक्यूज़ आते हैं, तो ये आपके लिए हर एक एग्ज़ाम में काम आएंगे। चाहे आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के एस्पायरेंट्स हैं नहीं हैं, स्टिल हर एक एग्ज़ाम में आपके एमसीक्यूज़ काम आएंगे। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ श्रिल इज डैश। अब श्रिल का मतलब होता है वेरी हाई साउंड या फिर बहुत ज़्यादा नॉइज़। तो इसका जो एंटोनिम है वो है मफल्ड। ये ऑप्शन सी जो है मफल्ड। मफल्ड का मतलब होता है कि लो सोर्स, लो साउंड ड्यू टू ऑब्स्टिकल। किसी ऑब्स्टिकल की वजह से आवाज़ का स्लो हो जाना। थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं। नंबर 2 पे है एंटोनिम ऑफ नॉस्टैल्जिक इज डैश। अच्छा, नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है हैप्पी या फिर सैड ड्यू टू पास्ट मेमोरीज। पास्ट मेमोरीज की वजह से या तो खुश होना या फिर खफा होना। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा फॉरगेटफुल। नंबर 3 पे है एंटोनिम ऑफ इरुडाइट इज डैश। इरुडाइट का मतलब होता है हैविंग या फिर शोइंग ग्रेट नॉलेज, बहुत ज़्यादा नॉलेज शो करना। तो इसका जो एंटोनिम होगा बहुत इजी है, ऑप्शन बी इग्नोरेंट। नंबर 4 पे है एंटोनिम ऑफ मोरोज। मोरोज का क्या मतलब होता है कि आप अनहैप्पी हो या फिर वो किसी का ना बहुत ज़्यादा बैड टेम्पर्ड हो, या ग्रम्पी भी इसको कहते हैं। अक्सर आपने वर्ड सुना होगा कि ग्रम्पी कैट है। मतलब वो एक एक बिल्ली होती है, उसका जो चेहरा होता है वो होता ही ऐसे है कि वो हर टाइम गुस्से में नज़र आ रही होती है, उसको कहते हैं ग्रम्पी कैट। तो ये वो वाली सिचुएशन है, यानी कि वो हम ऐसे इंसान को अक्सर वो मूवीज़ में या इस तरह फनी वर्ड भी यूज़ करते हैं, दुखी आत्मा। तो उस बंदे को मोरोस कहते हैं। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा चीयरफुल, ऑप्शन ए। नंबर 5 पे है शी सेड माई पेरेंट्स आर गोइंग टू कराची, फाइंड द करेक्ट आंसर। शी सेड दैट माई पेरेंट्स वर गोइंग टू कराची, शी सेड दैट माई पेरेंट्स गॉन टू कराची, दैट हर पेरेंट्स वर गोइंग पेरेंट्स आर गोइंग टू कराची। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, शी सेड दैट हर पेरेंट्स वर गोइंग टू कराची। नंबर 6 पे है शी सेड आई विजिटेड पेशावर यस्टरडे। तो उसका जो आंसर होगा, शी सेड दैट शी हैड विजिटेड पेशावर प्रीवियस डे, शी हैड पेशावर यस्टरडे। अच्छा, शी सेड दैट शी विजिटेड पेशावर यस्टरडे, शी सेड दैट शी वाज विजिटेड पेशावर। अच्छा, इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही ऑप्शन है। शी सेड दैट शी हैड विजिटेड पेशावर द प्रीवियस डे। नंबर 7 पे है सिनोनिम ऑफ एबिटर इज डैश। अब ये एबिटर का क्या मतलब होता है? एबिटर का मतलब होता है यानी कि किसी को इनकरेज करना या इनकरेजर आप कह सकते हैं। इस तरह इसका ऑप्शन सी है वो सही ऑप्शन है, इनकरेजर। नंबर 8 पे है सिनोनिम ऑफ प्रोपेंसिटी इज डैश। अच्छा, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है आपका नेचुरल बिहेवियर किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी सिचुएशन के लिए, आपका जो नेचुरल बिहेवियर होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन ऐसे ना कि मतलब इंक्लाइन करना किसी तरफ, ना कि आप इस तरफ इंक्लाइन कर रहे हैं। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ पेनरी
कस्टम है, पॉवर्टी है, अच्छा इसका है भाई पॉवर्टी। नंबर 10 पे है सिनोनिम ऑफ चिसेनरी। आई डोंट नो इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने चेक नहीं की, मुझे एक सेकंड दें। हाँ, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है शिकेनरी, शिकेनरी। शिकेनरी का मतलब होता है कि डिसऑनेस्ट, ऑनेस्टी या डिसेप्शन आप कह सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ट्रिकरी, ट्रिकरी, ठीक है, ट्रिक करना। नंबर 11 पे है। अब आके जो है ना, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो होते हैं उसके पाकिस्तान स्टडी के। तो नंबर 11 पे है द वेल ऑफ पेशावर वाज द सेंटर ऑफ एंशियंट किंगडम ऑफ डैश। तो एंशियंट किंगडम किसकी थी? जो वेल ऑफ पेशावर था वो सेंटर था किस चीज़ का? वो गंधारा था। गंधारा जो था पेशावर सेंटर था गंधारा का, ठीक है। नंबर 12 पे है विच इस्लामिक स्कॉलर प्रैक्टिकली अपोज्ड अकबर सो कॉल्ड दीनी इलाही। तो ये तो बहुत इजी है, ये है शेख अहमद सरहिंदी। नंबर 13 पे है द क्वींस प्रोक्लेमेशन वाज रेड एट दरबार वेयर दैट दरबार वाज हेल्ड। अब ये हुआ था इलाहाबाद के साथ। अच्छा, इस पे ना और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये जो क्वीन प्रोक्लेमेशन हुई थी इसके जो कौन से लॉर्ड थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और ये लॉर्ड कैनिंग ने वही अनाउंस किया था, ठीक है। और ये कहते हैं कि ये प्रोक्लेमेशन में क्या था, ये व्हाट वाज दैट, ठीक है। तो इसमें ना प्रोक्लेमेशन में उन्होंने फ्यूचर पॉलिसी ब्रिटिश रूल की, इंडिया पे जो ब्रिटिश का रूल था ना वो उन्होंने डिक्लेयर की थी। इसी तरह एक डॉक्यूमेंट था, इसका भी एमसीक्यूज आता है, एमसीक्यूज आपने याद रखना है। उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या था? मैग्ना कार्टा पीपल ऑफ इंडिया का उसके लिए एक डॉक्यूमेंट था। आपको एमसीक्यूज आ जाए कि मैग्ना कार्टा ये क्या चीज़ थी या कोई डॉक्यूमेंट था, उसका नाम क्या था? तो उसका था मैग्ना कार्टा नाम था उसका। उसके बाद है नंबर 14 पे है द फर्स्ट रेलवे ट्रैक इन इंडो पाक बिटवीन कराची एंड कोटरी was laid in डैश। तो ये था 1861 को लेड हुआ था। और ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज भी आता है कि ये कितने माइल्स का था। तो ये था भाई टोटल 105 माइल्स और ये हुआ था 13 मई 1861 को। आना नहीं चाहिए, अब इतने ज़्यादा डेट्स जो है ना बंदा याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ 13 मई 1861 है। 15 पे है हु इनऑगरेटेड अलीगढ़ कॉलेज। अलीगढ़ कॉलेज किसने इनॉगरेट किया था? तो ये थे ऑप्शन ए जो है लॉर्ड लेटन। नंबर 16 पे है नेम टू इंडियन प्रोविंसेस इन विच द मुस्लिम लीग फॉर्म गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स 1939 टू 1935। ये एमसीक्यूज आप लोगों ने मुझे बताना है। जिस बंदे ने आंसर सही दिया होगा उसके मैं कमेंट पिन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16। नंबर 17 पे है पाकिस्तान कंस्ट्रक्टेड डैश कैनाल्स अंडर द इंडस बेसिन ट्रीटी। इंडस बेसिन ट्रीटी पे कितने कैनाल्स पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्ट किए हैं? वो है ऑप्शन नंबर सी 12 कैनाल। आपने ये भी याद रखना है कि जो इंडस बेसिन ट्रीटी है ये कब हुई थी? 1960 की हुई थी। एमसीक्यूज बहुत मतलब आ चुका है। सिमिलरली आपने ये भी याद रखना है कि मेडिएटर कौन थे इसी इंडस बेसिन ट्रीटी के? तो ये थे वर्ल्ड बैंक। नंबर 18 पे है व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान डिसॉल्व्ड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब डिसॉल्व हुई थी? ये हुई थी 24 अक्टूबर 1954 को हुई थी। नंबर 19 पे हाउ मेनी आर्टिकल्स वर इन द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 250 आर्टिकल्स थे, 250। नंबर 20 पे है द 18th अमेंडमेंट इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज अबॉलिश्ड द डैश।
प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव या फिर कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट। अब आपने याद रखनी है 18th अमेंडमेंट में जो एबॉलिश किया था वो था कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट। व्हाट इज कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट? कंकरेंट लेजिस्लेटिव वो लिस्ट होती है कि जिस पे आपके जो फेडरल वाले हैं और प्रोविंशियल वाले हैं दोनों लेजिस्लेट कर सके, यानी कि जो पार्लियामेंट के जो एमएनएज वगैरह हैं वो और प्रोविंशियल दोनों उस पर कानून साजी कर सकते थे, तो वो उन्होंने एबॉलिश कर दिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट। तो ये थे फर्स्ट 20 एमसीक्यूज। बाकी के जो 30 एमसीक्यूज रह गए हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।